क्या 15 साल बाद बंगाल में दीदी की सरकार जाने वाली है? क्या ममता बनर्जी का चौका लगने का सपना टूट जाएगा? क्या बंगाल में बीजेपी पहली बार सत्ता पर काबिज होने जा रही है? क्या बंगाल में पीएम मोदी का मैजिक चला है? एग्जिट पोल के नतीजे इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मेट्राइज का एग्जिट पोल से तो यही लग रहा है कि अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सटीक साबित हुए तो बंगाल में टीएमसी की विदाई तय लगती है, क्योंकि आंकड़े यही कह रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। बीजेपी को 146 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं टीएमसी 125 से 140 के बीच सिमटती दिख रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या टीएमसी बहुमत से पीछे रह जाएगी? वैसे ये आंकड़े का अंकगणित है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। हकीकत 4 मई को सामने आएगी। तो मैं आपको ये बता दूं, इसमें पूरा हम विश्लेषण करेंगे, 5 राज्यों के चुनाव का विश्लेषण करेंगे, लेकिन मुख्य बातचीत पश्चिम बंगाल के बारे में होगी, क्योंकि मेरे साथ टीएमसी के मेहमान भी कोलकाता से जुड़ेंगे। इस वक्त बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे एडिटर इन चीफ दिलीप कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं, मेरे एडिटर इन चीफ और सीईओ दिलीप कुमार सिंह जी। इसके अलावा वरुण पुरोहित जी नेता कांग्रेस के मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद एहतशामुल हक साहब नेता टीएमसी के मेरे साथ जुड़ेंगे, और रमनीश वत्स जो हैं वो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। प्रवीण सिंह मेट्राइज के एडिटर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और मनीष झा चुनाव विश्लेषक। मनीष आज दोपहर में भी हमारे साथ जुड़े थे। इसके अलावा मेट्राइज से जो मेरे साथ प्रवीण जुड़ रहे हैं, उनने हमें बताया था कि उनको लोग खुलकर बोल रहे थे हाल ही के दिनों में, जब 3-4 दिन में वो पश्चिम बंगाल की सड़कों पर घूम रहे थे, कोलकाता की सड़कों पर घूम रहे थे, तो मनीष को भी ये सुनने को मिला और साथ ही साथ प्रवीण को भी ये सुनने को मिला कि इस बार परिवर्तन हो सकता है। इसका मतलब दीदी जा सकती है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ममता बनर्जी ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है। ये हार जीत का अंतर मेरे हिसाब से बेहद कम रहने वाला है, और कमोबेश यही जो है मेट्राइज का एग्जिट पोल भी बता रहा है। ठीक है, तो मेरे साथ वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं, रमनीश वत्स जी बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ मनीष झा चुनाव विश्लेषक के तौर पर आपको हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, हमने बात की थी क्या पर्सनालिटी है, दिलीप सर हमने बात की थी क्या पर्सनालिटी है, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी की, एक तरफ ममता बनर्जी की। अब शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी का ही चेला माना जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। अब चेला जो है दूसरी तरफ आ चुका है, लेकिन ममता बनर्जी अगर वो हार जाती हैं तो वो देश की राजनीति के लिए, आने वाले पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लिए किस तरह की होंगी, कितनी बदली हुई होंगी, कितनी खतरनाक होंगी? बेहद आक्रामक रहेंगी वो, क्योंकि फंडामेंटली जो उनका जिस नेचर की है वो स्ट्रीट फाइटर है। एक तो जो आंकड़े हैं आप कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है, हमें लगता है एग्जिट पोल के साथ साथ हमें एग्जैक्ट पोल 4 तारीख को मिलेगा, लेकिन एग्जिट पोल में अगर वो अगर ये नतीजे यही आता है तो ममता बनर्जी क्या करेंगी? ममता बनर्जी सीधा कूच करेंगी दिल्ली, और दिल्ली में वो हमलावर रहेंगी, और हमलावर रहने के साथ साथ वो पूरा अपोजिशन का जो स्पेस है वो अब पूरे स्पेस को संपूर्ण रूप से उस पर केंद्रित करेंगी, क्योंकि उनको पता है ये लड़ाई जो है यहाँ से लड़के बंगाल में उनको अपने आप को लगातार वहीं, क्योंकि वहाँ पे लड़ने से उनको फायदा नहीं मिलेगा। वहाँ तो उनकी पार्टी लड़ेगी सड़कों पे, यहाँ पे वो संसद में लड़ेगी, यहाँ पे वो संसद में आएगी, यहाँ पे वो पार्टी के नेता के रूप में काम करेगी, और दिल्ली में लगातार जिसको कहते हैं आप हेडलाइंस में वो बनी रहेंगी। एक दिन के लिए वो बैठने के लिए तैयार नहीं होंगी। हालांकि उम्र के पड़ाव में पिछले 25 साल को अगर हम देखें और आगे के 10 साल को देखें तो उम्र का असर तो होता है, लेकिन ममता का जो स्पिरिट है, ममता का जो स्पिरिट है बहुत फिट है। ममता का जो फाइटिंग स्पिरिट है वो फिटनेस से भी ज्यादा मजबूत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इट विल बी कि दिल्ली चलो जो है उनका वो वहीं पे रहेंगी, और दिल्ली पे हमला बोलो उनका वो जारी रहेगा। 2 चीज, दिल्ली चलो और चल के हमला बोलो।
दिल्ली चलो और चलकर हमला बोलो, और जो अपोजिशन की स्पेस है नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन, तो मैंने जब ये सवाल कीर्ति आजाद से पूछा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन 2029 में, तो उन्होंने बोला था एक ही नाम, ममता बनर्जी। मैंने बोला चाहे हारे या जीते, बोले हाँ बिल्कुल चाहे हारा या जीते ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी। तो क्या ये सिचुएशन देखेंगे? खैर हमने बहुत आगे की बात कर दी, बहुत आगे की बात, आगे की कौड़ी हमने खेल दी है। लेकिन मैं मनीष के पास चलूंगा, मनीष लगातार ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। मनीष बताइए आप क्या कह रहे हैं, आपका असेसमेंट क्या कह रहा है? आप खुद चुनाव विश्लेषक हैं, आप खुद एग्जिट पोल ओपिनियन पोल करते हैं, आपका आकलन क्या कहता है तमाम एग्जिट पोल्स को देखने के बाद? दीपक जी, मैं जो अभी शाम को जब हम बात कर रहे थे उसके बाद वापस फील्ड का मैंने डेटा कैप्चर किया और उसको मैंने पिछले 3 इलेक्शंस के हिस्टोरिकल डेटा से, लोकसभा, विधानसभा और उससे पहले वाला लोकसभा, तो बहुत 500 से 1000 के मार्जिन पे करीब 38 सीटें आज के फेज में मेरे को दिख रही हैं। तो अगर ये 500 से 1000 बीजेपी ने कंसोलिडेट कर लिए हैं तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट दिख रहा है। लेकिन यही बहुत थिन मार्जिन, आपको याद होगा बिहार 2020 में भी हुआ था। ये जो 38 सीटें जहां पे 500 से 1000 या 700 का मार्जिन मेरे को दिख रहा है, ये गेम चेंजर हो सकती है। तो अभी बहुत कहना मुश्किल है, कांटे की टक्कर 140 से 160 दोनों तरफ, मतलब ये नंबर को उल्टा कर देंगे तो भी ये हो सकता है, क्योंकि 500 से 700 और 1000 वोट का जो चेंज है, मतलब जो मार्जिन दिख रहा है बहुत कम, वो मेरे को थोड़ा सा डाउट में डाल रहा है कि बीजेपी की अभी जो क्लीन स्वीप मैं देख रहा हूं वो है। नंबर्स वही हैं, लेकिन वो 500 से 1000 वो हैं जो नए वोटर हैं या जो जिन्होंने अभी तक बोला नहीं है कुछ भी, जो शिफ्ट वोटर होते हैं, वो अभी तक मेरे को पकड़ में नहीं आए हैं। मैं अगर आपको एकदम प्रिसाइजली बोलूं तो ये उल्टा भी हो सकता है। 140 तो बीजेपी के श्योर है, लेकिन ये 25 का जो आंकड़ा नंबर है वो थोड़ा सा मेरे को 25 नहीं 38 का, सॉरी 38 सीट्स का जो मेरे को नंबर है वो थोड़ा सा अभी थोड़ा सा मुझे डरा रहा है इस नंबर को एक्सेप्ट करने में। नंबर तो डरा रहा हो सकता है, नंबर से आप डरते हो, लेकिन एक सवाल कि आप चूंकि जमीन पे हैं, आपको क्या लगा, फील क्या हुआ कि क्या परिवर्तन होने वाला है या परिवर्तन होने की संभावना है? लोग परिवर्तन के लिए तैयार है या ममता वापस आएंगी? 100% परिवर्तन के लिए तैयार हैं लोग। अगर मैं मूड की बात करूं तो मैं सुबह भी मिला हूं, फेज 1 में भी मैंने बहुत काम किया था, नॉर्थ में भी गया था मैं, मुर्शिदाबाद भी गया था, जलपाईगुड़ी भी गया था, सिलीगुड़ी भी गया था, वहां के लोगों का मूड। और जब मैं कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, नादिया, शांतिपुर जैसी छोटी छोटी विधानसभाओं में भी गया हूं, तो वो परिवर्तन की मतलब वो हवा दिख रही है, वो क्लियर है। लेकिन जो ये मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं वहां पे मैं थोड़ा सा डरा हूं। लेकिन 160 बीजेपी की सरकार 100% तय है एग्जिट पोल में भी, और मेरे मूड के हिसाब से भी अगर मैं कहूं तो हाँ, यस। ठीक है, तो हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मोहम्मद एहताशामुल हक साहब नेता टीएमसी के जुड़ गए हैं, रवनीश वत्स जी नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, और वरुण पुरोहित जी नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हक साहब, एग्जिट पोल देखने के बाद दुख हुआ थोड़ा सा? आपको लग रहा है दीदी जा रही हैं? जो एग्जिट पोल ज्यादातर तो यही बता रहे हैं कि टीएमसी जा रही है और बीजेपी आ रही है। देखिए दीपक जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि 4 तारीख को फिर से चौथी बार हमारी नेत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी और चौथी बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये एग्जिट पोल कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है, ये एक आकलन है, और इस आकलन को जिस एक अनुभव किया जा सकता है 2 दिन 3 दिन के लिए, लेकिन 4 तारीख को फुल मेजॉरिटी के साथ हम सरकार बना रहे हैं, इसलिए कि हम लोगों ने लोगों के प्रति बहुत सारे काम किए हैं। इसी ग्राउंड पर 2021 में एग्जैक्ट पोल वेस्ट बंगाल के लिए हुआ था। 2021 का एग्जिट पोल था। हाँ, एग्जिट पोल लगभग एग्जैक्ट पोल था। 2011 भी जी, 2011 भी और 2016 भी। हाँ, तो 2011, 16 और 21 अगर एग्जिट अगर एग्जैक्ट पोल में तब्दील हुआ तो 26 में क्यों नहीं? चलिए ठीक है, 26 में इसलिए नहीं है कि 26 में एसआईआर के अगेंस्ट में समझ लिए कि लोग पश्चिम बंगाल के लोगों ने वोट दिया है। उसकी वजह क्या है कि पश्चिम बंगाल, समझ लिए बंगाल के नागरिकता को काटा जा रहा, वोट देने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी छीनने जा रहा था। इसलिए आपने देखा 28 लाख आज भी लोग समझ लिए 2 चरण में वोट नहीं दे सके। एसआईआर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडजुडिकेशन में 28 लाख 62 लाख नाम था, जिसमें 28 लाख लोग अभी भी वंचित रह गए।
जो अपना मत का प्रयोग नहीं कर सके। इस बिना पर मैं बोल रहा हूं, हमारे पार्टी या हमारी नेत्री, हमारी सरकार ने लोगों के प्रति एक पैर पर खड़े रहे और हम लोगों ने आह्वान किया लोगों से कि जो भी लीगल वोटर है उसका नाम नहीं करना चाहिए। जो लीगल वोटर है उनको हर हाल में वो उनका मत देने का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन किसी भी तरह से समझ लिए, यहाँ पर समझिए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से 62 लाख लोगों का नाम, जो हमारी नेत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से कहीं जाके बहुत सारे मामला का जो सोल्यूशन निकला, लेकिन फिर भी 28 लाख लोग हमारे मतदाता वंचित रह गए। उसमें ज्यादातर लोग हिंदू भाई थे, ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान भाई थे। और ममता बनर्जी की सरकार जो चौथी बार इसलिए बनेगी, ये जो एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होने का वजह ये है कि हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पर खासकर माताओं बहनों के लिए, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा माताओं बहनों को लक्ष्मी भंडार के रूप में 2 करोड़ 62 लाख महिला डायरेक्ट अकाउंट में उनको पैसा 1500 से 1700 रुपये मिलता है। ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से अभी कहे थे कि अरे भाई हमारी सरकार बना दो, मैं 2500 नहीं 3000 रुपये दूंगा। दिल्ली में तो 2500 सरकार बनने के बाद मिला नहीं, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में हक साहब एक बात रोजाना बोलते हैं, चुनाव खत्म हो गया, अब मुद्दों, अब असली बात करते हैं ना कि आगे अब क्या। दीपक जी तमाम बातें एक तरफ, दीपक जी एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, 2 से 3 दिन वेट कर लिए, 12 बजे तक 4 तारीख को आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जितने भी एनालिसिस सभी धराशायी के तरह खत्म हो जाएगा और चौथी बार ममता बनर्जी फिर से सरकार बना रही है और वो हमारे पश्चिम बंगाल की मस्कत में मुख्यमंत्री के रूप में फिर से वो एक बार चौका हम लोग मारेंगे। जो रिजल्ट जो है, जो 4 तारीख हमारा जो डेट है, चुनाव आयोग के द्वारा 4 मई दीदी चौथी बार शपथ लेगी। ये आपके चैनल के दीपक जी मैं स्पष्ट रूप से लाइव इंडिया में मैं कहना चाहता हूं। इसलिए लाइव टाइम्स लाइव टाइम्स पे आप कहना चाहते हैं और हम आपसे जुड़ेंगे 4 तारीख को, जो भी परिणाम रहे हम आपसे बात करेंगे हक साहब। लेकिन हाँ, मैं रमनीश वत्स जी के पास जाना चाहूंगा। रमनीश वत्स जी, मतलब टच एंड गो वाला मामला है। मैंने माना कि आपको एग्जिट पोल जो है एज दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद परिणाम टच एंड गो होने वाले हैं। आप लोगों का खुद का आकलन क्या कहता है? सबसे पहले आप सबों को नमस्कार। दीपक जी, मुझे लगता है बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, पूरे देश के नामचीन पत्रकार हैं। आप भी भली भांति मुझे लगता है जनता के नब्ज को समझते होंगे और जिस आम जनता ने लगातार 15 सालों से इनका जो है खास करके ममता सरकार का दंश झेला है, वो बदलाव चाहती है, वो बाहर निकलना चाहती है और बाहर निकालना भी चाहती है। ये खास करके एग्जिट पोल जो है, एग्जिट डोर जो है खोल दिया है ममता दीदी को बाहर जाने के लिए। क्योंकि ममता दीदी से और उनके टीएमसी के जो गुंडे हैं, उनसे सभी के सभी जो M4 ममता भी होता है और M4 महिला, और महिला में खास करके जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसको जिस तरह से इन लोगों ने अपने कहते हिंसा, दंगा और अराजकता का जो माहौल पैदा किया, उससे सबके सब लोग बहुत सहमे हुए हैं। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे देना चाहता हूँ कि इस कदर आप खास करके मैं चुनाव की बात करूं तो एक खास करके जो एक नेता इनके हैं बीरभूम के अनुव्रत मंडल ने भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या कर दी थी। उसके बाद विधानसभा 2021 के चुनाव में उन्होंने इस तरह का आलम बनाया था कि वहां पे वोट देने के लिए महिलाएं और पुरुष नहीं जा पाते थे उनके एरिया में, खास करके जो बीजेपी के लोग हैं। तो यहाँ पे इस तरह यदि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो वहां पे आपकी हत्या हो जाएगी, आपके साथ कुछ भी हो सकता है आगे चुनाव। और वह यहाँ तक भी धमकी देते हैं। साइलेंट विश्वास की आपकी हालिया मैं वीडियो आपको बताता हूँ, एक प्रकाश में आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्म फोर्सेस को टारगेट करते हैं कि तुम्हारी मैं चमड़ी उधेड़ लूंगा। आप बताइए कि उसके बाद जहांगीर खान की बात करें। जहांगीर खान एक आईपीएस ऑफिसर जो पर्यवेक्षक के रूप में जाते हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उसको यदि ये टारगेट करते हैं, उसको कहते हैं कि 4 तारीख के बाद हम तुमको देख लेंगे, तो आप समझिए कि वहां के आम जनमानस कितने त्राहिमाम कर रहे होंगे। और आज की जो वेला है ना,
परिवर्तन की बेला है और टीएमसी के गुंडे आतताइयों से अब सब लोग निजात चाहते हैं और वहां पे साफ सुथरी छवि वाली और शांति जो कायम करे, कानून व्यवस्था जो लेके आए और विकास के बड़े बड़े आयाम को फैक्ट्री फिर से लगे। और जिस तरह से नंदीग्राम में जो फैक्ट्री लगने वाली थी वो उसको ममता दीदी ने बाहर जो कर दिया और गुजरात में चला गया वो प्रोजेक्ट, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट वहां पे लगने वाले हैं। और अब मैं बताऊं ये एग्जिट पोल ही नहीं है, ये एग्जैक्ट पोल है। ठीक है। अब आम ठीक जनता है। का जो नब्ज है आप लोगों ने दिखाया है और बहुत जल्द आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। सर यहां पर सबसे बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी का टेम्पलेट था इस पूरे चुनाव के लिए, जो सूत्र वाक्य जिसको हम कहें, जो मेन कैंपेन स्लोगन था, वो था भय वर्सेस भरोसा। तो भय को क्या ठुकरा दिया है पश्चिम बंगाल की जनता ने? सुन के तो कमोबेश यही लगता है। और मतदान प्रतिशत वही, जी बिल्कुल, मतदान प्रतिशत एग्जैक्ट जो 90% 5 बजे तक आज हुआ है और 93% प्रथम चरण में जो हुआ है, तो उससे तो बहुत साफ है कि इतनी भारी संख्या में लोग अगर सामने जाके वोट कर रहे हैं तो भय नाम की तो किसी को भी कोई ऐसा कोई, और चुनाव आयोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि इस तरह का चुनाव करवाना। बंगाल में जो हिंसा के लिए, बिहार, बंगाल इस तरह के राज्य होते थे जहां चुनावी हिंसा के लिए मशहूर था, तो वहाँ पे इस तरह अगर लोग भारी संख्या में मतदान करते हैं चुनाव में, तो ये एक बहुत ही बेहतर संकेत है चुनाव, खास करके भारतीय लोकतंत्र के लिए। दीपक जी बिल्कुल, भय वर्सेस भरोसा, और भरोसे को चुना है पश्चिम बंगाल के लोगों ने, क्योंकि भय को हटा दिया है। वोटिंग परसेंटेज तो कमोबेश यही बता रहा है। वरुण पुरोहित जी, अब मैं आपसे पूछता हूं कि पश्चिम बंगाल में कहां खड़ी है कांग्रेस? क्योंकि मैं मानता हूं केरल में जीत सकती है, हार भी सकती है, वहीं तमिलनाडु में अगर आप जीते भी तो क्रेडिट डीएमके ले जाएगी, असम में इस एग्जिट पोल में आप साफ साफ हारते हुए दिख रहे हैं। तो आप कहां खड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल में, ये तो बताइए। दीपक जी, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ही कांग्रेस, हम तो लड़ ही रहे हैं 284 सीटों पे वापस रिवाइवल का प्रयास कर 294 तृणमूल भी कांग्रेस, और इतनी ज्यादा कांग्रेस है, इतनी ज्यादा कांग्रेस है कि साफ 0 सीटें थी पिछली बार आपके पास। मेरी बात तो सुन लो, आप उसके बाद ही तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, रिवाइवल का प्रयास कर रही है, तृणमूल भी कांग्रेस है, ममता दीदी भी कांग्रेस है, और जो बीजेपी लड़ा रही है वो भी कांग्रेस है। बीजेपी नहीं है वहां, इनकी पैदाइश कुछ नहीं, ये सब इधर उधर से इकट्ठा करके कांग्रेस ही एक मूल जो तत्व है भारत का, वो कांग्रेस। मतलब तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी वाले कितनी आपके सीटें आती लोगों को ले जाके चुनाव जीत लेते हैं, आप लगातार हारते रहते हैं, ये तो बड़ा गजब है वरुण भाई। तो वरुण जी फिर चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? अगर सारे लोग कांग्रेसी है तो फिर कांग्रेस चुनाव क्यों लड़ रही है? बोलते हमारे ही है, हेमंता भी हमारे हैं, ममता भी हमारी है। आप सब मुझे बोलने नहीं दो। नहीं बोलिए बोलिए बोलने नहीं दो, कांग्रेस नहीं बोलिए वरुण भाई बोलिए, प्लीज बोलिए। सब लोग कांग्रेस के पीछे पड़े पूरे देश में सब लोग, इसीलिए तो ये हालत हो रही है। कांग्रेस को बोलने तो दोगे कम। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस चुनाव लड़ी है, ये बहुत बढ़िया बात है। नहीं, आप कहीं झंडा ही नहीं लहराएगा अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में कार्यालय नहीं खुले, कांग्रेस का रिवाइवल कैसे हो? और जहां तक बात आसाम की, केरला की कह रहा हूँ, केरला में आपको अभी भी कह रहा हूँ 90+ सीटें आएंगी कांग्रेस में। एग्जिट पोल की मैं बुराई नहीं करता, उससे सहमत भी असहमति दोनों प्रकट नहीं कर रहा हूँ, उनकी अपनी मेथोडोलॉजी, सब अपने अपने तरीके से एनालिसिस कर, मैं अपने तरीके से मेरा ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। जहां तक वेस्ट बंगाल में अगर ममता दीदी चली जाती है तो देश में रशिया जैसी हालत होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ममता दीदी आएगी, अगर आ जाती है तो मोदी सरकार के गिने चुने दिन बचेंगे। आप देखो, अभी बात कर रहे थे राष्ट्रीय स्तर की, तो ममता दीदी अगर सत्ता से हट करके राष्ट्रीय स्तर पर आएगी तो जो आप कीर्ति आजाद साहब की बात करते वो फलीभूत नहीं हो पाएगी। अरे तो राहुल गांधी क्या करेंगे भाई? अरे ममता बनर्जी अगर 2029 में प्रधानमंत्री पद के लिए होंगी तो राहुल जी क्या करेंगे? नहीं, मैंने कहा कीर्ति आजाद साहब की बात कही है, हमारी बात ही अलग है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का तो कोई मुकाबला नहीं है देश में आज भी। सारी बीजेपी हो, सारी पार्टियां, नाम ही वही जपती है, इसके अलावा इनको सपने ही किसके आते हैं? आसाम की बात आप कह रहे हो, आसाम में जैसा दिखा रहा है एग्जिट पोल, मैं नहीं मानता सीटें अच्छी आएंगी कांग्रेस पार्टी की, आप देख लेना। और तमिलनाडु में डीएमके अगर हमारा अलायंस आता है जो काफी टाइम से, कई सालों से ही, तो वो तो आएगा, तो उसमें क्रेडिट आप डीएमके को दे दो, कांग्रेस को दे दो, इंडिया अलायंस को तो उसमें है नहीं। पुडुचेरी आपको, पुडुचेरी में भी कहीं ना कहीं आपको चेंज नजर आएगा। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी इनको सिर्फ बंगाल सब चेंज हो रहा है, अरे भाई कहीं भी चेंज हो जाए तो आपके भी खिलाफ हो। अगर कोई रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ होता है तो चेंज माना जाए। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, ये जो एग्जिट पोल है मैं इसको नकार नहीं रहा, लेकिन मेरे अनुमान से
आपको इस उलट नतीजे नजर आएंगे 4 तारीख को, क्योंकि जनता जो है ना, इनकी भारतीय जनता, जो मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी से हो गई परेशान। बोलते कुछ है, करते कुछ है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, समय दे रहे हो। मेरे भाई मतलब होम डोमेस्टिक वर्कर है, कई साल से है, उसकी माँ भी यही करती थी, घर की जैसे ही परिवार की। अभी वो जनवरी में SIR के टाइम गई, मेरे 6,500 लगवा दी, और अंटशंड बोल रही थी इनकी मोदी सरकार कि मेरे 4,500 गरीब आदमी के लगा दिए, बस की टिकट कराइए, ट्रेन की मिलने के। मैं वहां मेरे डॉक्यूमेंट जमा करा के हूँ, पति को छोड़ के हूँ, फिर मुझे वापस बुला, और फिर जाते दोबारा भी फिर छुट्टी लेके गई 25-26 मार्च को कि मैं 1 महीने बाद आऊँ, मुझे वोट देना है। तो ममता दीदी के फैन है महिलाएं और मुस्लिम, उसमें इन्होंने वोट इंजीनियरिंग करी, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कई दिन से, SIR के बहाने से वोट इंजीनियरिंग करी है। और ये विपक्ष समझ नहीं पाया कि जैसे अभी एग्जाम्पल बता रहे थे 1,500 सीटों का, वहां वोट इंजीनियरिंग ऐसी करती थी कि विपक्ष को समझ में नहीं आएगा कि वोट कम हो गए ज्यादा हो। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, जो आप परसेंटेज ऑफ पोल वेस्ट बंगाल की कह रहे हो, ये ममता दीदी के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैंने अनुभव किया सब लोगों से बातचीत। लेकिन कुछ कुछ हो सकता है SIR का क्या गड़बड़ डाला है, तो 4 तारीख को ही पता लगे कि ऐसा क्यों किया गया, इतने वोट काट दिए, इतने कर दिए। चलिए वरुण भाई, ये जो वोट इंजीनियर, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। वो एक कहावत है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो आप जो है ममता दीदी की खुशी में खुश हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी बात पर खुश हो जाइए कि ममता दीदी वहां पर सरकार बना रही है। राहुल गांधी जी जो है अपना डंडा झंडा एजेंडा पूरे देश में नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये भी एक हकीकत है। मनीष को जोड़ना चाहते हैं। मनीष, क्या आप सहमत हैं वरुण भाई के आकलन से? नहीं, मैं तो इनको बधाई देना चाह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। अभी अभी मेरे पास डेटा आया कि मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में कांग्रेस ने मुस्लिम माइनॉरिटी वोट्स पे बहुत अच्छी सेंध मारी है। मतलब वहां पे ममता बनर्जी के या TMC के वोट कटे हैं, और उसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को 4 से 8 सीटों में होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक तरीके का, आप समझिए कैसी फाइट थी, ये समझ नहीं आया। ये चाहते हैं बचाना कि हटाना चाहते हैं, कि इंडिया अलायंस में ये क्या करना चाहते हैं, कि इन्होंने अपने ही बेल्ट में, और बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की गई है इसके लिए, वोट को जोड़ने के लिए। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं कि एक एक घर में कांग्रेस के जितने भी वोटर थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े लीडर्स वहां पर गए हैं, लोगों से बात करिए, कम्युनिटी लीडर्स से बात करिए कि आपको हमें वोट करना है। तो ये कैसा अलायंस है, ये मेरे को समझ नहीं आया। तो मैं वो डेटा आपको बताना चाह रहा था इतनी देर से। और बाकी जो अगर बॉर्डर स्टेट नॉर्थ की बात करें, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी की, वहां पे बीजेपी बहुत ज्यादा हैवी है सर। करीब करीब आप समझिए कि वहां पर जो पोलराइजेशन हिंदू वोट्स का हुआ है, जहां पे CA NRC का सपोर्ट किया है हमारे मतलब वोटर्स ने, वो वहां पर बहुत अच्छा काम किया है। तो करीब बहुत अच्छी सीट्स वहां पे मिली। नंबर में अभी कोट नहीं कर रहा हूं सर, क्योंकि हम एग्जिट पोल कर रहे हैं। जो डेटा है वो ये कहता है कि जहां पर भी ट्राइबल बेल्ट है, वहां पर TMC का अच्छा होल्ड निकला है अभी। बाकी फेज 1 की बात कर रहा हूं सर मैं। अभी फेज 2 का भी डेटा हम लोग डिस्कस करेंगे जब आप अलाउ करोगे। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस जो है वो TMC का वोट काट रही है, आपका ये मानना है, ये आकलन है? जी 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 जी, ये आकलन है और ये डेटा कह रहा है, ये हमारे सैंपल साइज के सर्वे कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या कांग्रेस TMC को नुकसान पहुंचा रही है? और अगर ऐसा है और 20-25 सीटों पर भी कांग्रेस जो है वो TMC को नुकसान पहुंचा देती है, तो ये TMC के लिए बहुत बुरी खबर है।